आवाज स्टार्ट करे, बस बात नहीं। हाँ दीदी, पीछे अलग से अकेले क्यों बैठे हुए पागल? कहाँ गए? ऑनलाइन है, मैसेज तो आया। क्या नाम, क्या कैसा नाम है भाई? क्रिश्चियन है, ऑब्वियसली हैज टू बी क्रिश्चियन। किसको? ओ भैया, ओए, सब मुंह माया है, हाँ? उसका नाम क्या, नाम तेरा? लैटिनो नाम एकदम, लैटिनो। सही है। यहाँ पे आते हैं। खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर आज, इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर। 128 डन, 129 डन, बीच में 129 ए बी है जो दिख नहीं रहा वहां पे, वो भी डन। 35 हो गए। बचा 132 थोड़ा सा ड्राई है, 133 बहुत छोटा है, 134 छोटा, 135 बहुत ज्यादा बड़ा, 126 पिछले 9 अटेम्प्ट में तो नहीं आया अब तक, 137 काम का, 138 काम का। अब मैं सोच रहा हूँ कि 132 से स्टार्ट करूँ या सीधा 135 से ही स्टार्ट करूँ। वन 135 से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर पूरा हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर आज। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 135, ठीक है। 3-4 पेज होंगे शायद, 1 2 3.5 पेज है। और आपकी बुक की बात करूं, आपकी मॉड्यूल में है 14.5 पेज, यहाँ पे 3.5 पेज का। क्या खा रहा है बे तू भूकड़, कुछ खा नहीं रहा तू? च्युइंगम, कोई बात नहीं, खान दो उसको। 135 से स्टार्ट करते हैं। आता है एग्जाम में सीधा 6 मार्क का या इवन मोर, एमसीक्यू भी आता है 8 मार्क का हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम आज क्वेश्चन भी करेंगे 2-3 शायद, देखते हैं। 135 नाम देखते हैं एक बार। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको इसको पढ़ा होना चाहिए, पता है कहाँ पे? 12th स्टैंडर्ड ओसी चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर लिमिट सब गलत गलत दे रखी थी। वो तुम लोग हर बार लेट आते हो बे, ओ भैया। वहां पे जो लिमिट दे रखी थी, जल्दी आ, वहां जो लिमिट दे रखी थी वो सब लिमिट भी गलत थी, ठीक है। ओसी के अंदर जो आपने पढ़ा हुआ है 1000 5000 पता नहीं क्या गंदा गंदा लिखा हुआ था, तो वैसे भी आपको याद तो होगा नहीं। यहाँ पे सब अच्छा अच्छा है, तो यहाँ जो लिखा दैट इज बेसिकली फाइनल, ठीक है। हम बैकग्राउंड में जाते हैं सर 135 के, कि दुनिया में ये सेक्शन क्यों आया होगा। लॉ में कैसा सोचता है कि सर ऐसा है, जो कंपनी है जो काम करे इंडिया के अंदर, वो यूज करिए नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, एयर लैंड सब पॉल्यूट भी करे, जो सोसाइटी को और मेरे को बिलोंग करता है, तो कंपनी को बदले में सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। सर ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? मैंडेटरी है। आपको ऐसा लगता है तो भी करना पड़ेगा, दैट इज 135। नाम में लिखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड बिकॉज हम कंपनी की बात करें, द वर्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका बैकग्राउंड हुआ। कितना करना है, किसको करना है, सबके लिए अलग अलग नियम कानून दे रखे अपन को। हम बात करें रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, व्हेन आई हैपन टू से एवरी कंपनी, सर उसके अंदर सब कुछ आ गया, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में काम कर रही है, सबको लगेगा। मतलब एक है अपने पास टाटा लिमिटेड, एक है अपने पास टाटा मोटर्स विच इज सब्सिडी ऑफ टाटा लिमिटेड, तो टाटा लिमिटेड भी करेगा, टाटा मोटर्स भी करेगा, कंपनियां अलग अलग है। और एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर पैदा हुई पर इंडिया में काम कर रही है, तो जो इंडिया में काम कर रही है उसके ऊपर भी सीएसआर लगेगा। तो होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, 2+42, 2+42 वो वाला जो इंडिया वाला पार्ट है, सिर्फ वो करेगा इंडिया के अंदर सीएसआर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रिस्पेक्ट टू पहला टॉपिक जो सबसे बेसिक हो गया, आपको आना ही चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, विच इज सीएसआर कमिटी। सर क्या होता है, बुक में
डीप में नहीं लिखा हुआ, मैं आपको डीप में बता देता हूँ एक बार, बेसिक में जाके, कि सपोज कंपनी के अंदर वी हैव कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सपोज कंपनी के अंदर 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। हम क्या करते हैं, इन 15 में से 5 लोगों को साइड में निकाल देते हैं और उन 5 जन को जिम्मेदारी दे देते हैं कि भाई CSR का सारा काम तुम देखोगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ 3 से भी काम हो जाता है, अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सब BOD में से कुछ लोग हम साइड में निकाल के बोलते हैं तुमको हम एडिशनल अलग से काम दे रहे हैं, विच इज CSR का सारा कामकाज संभालना। सर कौन सा कामकाज संभालना हम आगे जाके पढ़ेंगे, मैं आपको न्यूमोनिक अभी से दे देता हूँ, MRF। सर क्या होता है MRF, उल्टा स्टार्ट करेंगे, F फॉर्मुलेट CSR पॉलिसी, आप कहाँ खर्चा करोगे। फिर था R, उल्टा पढ़ रहे अपन, R कितना करोगे, रेकमेंड। तो पहले आपने फॉर्मुलेट करा कहाँ करेंगे, फिर कितना करेंगे, और कहाँ करेंगे और कितना करेंगे बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो ये कमेटी देखती है। तो बुक में कोई भी सीक्वेंस में लिखा हो, अपन लॉजिकल सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैंने बुक के हिसाब से लिखा हुआ है, पर पढ़ अपन लॉजिकली रहे हैं कि सर इस CSR कमेटी का बेसिकली काम क्या होता है। ये देख MRF लिखा हमने, उसको पढ़ना उल्टा है, F से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड टू द बोर्ड CSR पॉलिसी, जो आप अडॉप्ट करने वाले हो, मतलब कौन सी एक्टिविटीज आप बेसिकली करने वाले हो, कर वही सकते हो शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है। अब सर वहां पे क्या लिखा हुआ है आपको याद नहीं करना, मैं आपको फिर भी 2-3 चीजें बता देता हूँ। हंगर इरेडिकेशन, पोवर्टी इरेडिकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ अपने जो भी ये मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल वाजमहल ये सब हो गया, जेंडर इक्वालिटी, आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो, मतलब जहां भी आपको गरीबी दिख रही है, स्लम एरिया रीडेवलपमेंट, ये सब जगह आप खर्चे कर सकते हो। दैट इज शेड्यूल 7 में लिखा, पर लिस्ट देख लेंगे, उसको आपको याद नहीं करना है। पर तो हम डिसाइड करेंगे कि उन लिस्ट में से जो 14 की लिस्ट दी हुई है उसमें सब कहाँ खर्चा करोगे। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कोरोना के टाइम पे अगर आप PM केयर फंड में कंट्रीब्यूट करते थे, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करते हो, वो भी CSR मान लिया जाएगा। तो फॉर्मुलेट करेंगे सर CSR खर्चा कहाँ करना है, दूसरा कितना करना है, दैट इज रिकमेंड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, और लास्ट में मॉनिटर करना के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये बेसिकली CSR कमेटी का ड्यूटी। MRF लिखा हमने उल्टा है उसको, या उसको हम एज MRF कर रहे हैं, MRF, ठीक है। ऊपर आते हैं वापस लॉजिकली कि सर कौन सी कंपनी के अंदर CSR कमेटी बनेगा, ऑब्वियसली उस कंपनी के अंदर बनेगा जिसको CSR करने का है। अगला क्वेश्चन है सर CSR किसको करने का है, तो हमने लिमिट्स दे रखी है कि सर पिछले साल का आप फाइनेंशियल एंड देखो, बैलेंस शीट देखो, और उसमें ये देखो कि आपका नेट प्रॉफिट कितना है। अगर आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा का है, आपको CSR करना पड़ेगा। कितना करना है वो बात नहीं कर रहा मैं अभी, किसको करना है मैं वो बात कर रहा हूँ, कौन कमेटी बनाएगा। पिछले साल आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको CSR कमेटी बनाना पड़ेगा। आपका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, आपको CSR कमेटी बनाना पड़ेगा। आपका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, आपको CSR कमेटी बनाना पड़ेगा। 5, 500, 1000 करके दिया हुआ है। ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता होगा नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, क्या आपने पढ़ा और ऑलरेडी नहीं पढ़ा तो फिर भी डिस्कस करते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 57 ऑफ कंपनीज एक्ट में डिफाइन करा हुआ है नेटवर्थ को, इज नथिंग बट, आप बैलेंस शीट अगर उठाओगे तो उसको दिखेगा आपको उसके अंदर पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, आपकी बुक में लिखा है रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, अपन सिंपल रखते हैं फ्री रिजर्व। उसके अंदर ऐड करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर आपने इस साल जो कमाया होगा क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो ऐड करेंगे, डेबिट बैलेंस होगा तो माइनस करेंगे, फिर जो आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं उसको माइनस करेंगे, एंड लास्ट वाला मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ। ये प्लस माइनस करके आपका नेटवर्थ आता है। वापस भोगता हूं, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर है तो प्लस, डेबिट है तो माइनस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, या उसको आप प्यार से बोल दो डेफर्ड एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, दोनों चलेगा। काम की बात है सर, आप जब रिजर्व्स की बात कर रहे हो उसके अंदर रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हाइपोथेटिकल है ना, काल्पनिक है। काल्पनिक मैंने मेरे असेट को 1 करोड़ से 3 करोड़ रिवैल्यू करा, तो हम उसकी एंट्री बेसिकली पास करेंगे, असेट अकाउंट डेबिट 2 खोखा टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 2 खोखा, पर वो काल्पनिक है, दिख नहीं रहा है वो, तो वैसे भी कंसिडर नहीं किया। आपने वैसे ही पढ़ा होगा, इसको कहां पढ़ा होगा सर, डिविडेंड के अंदर, सोर्सेज ऑफ डिविडेंड के अंदर जब हम बात करते हैं फ्री रिजर्व्स की, वहां भी ये चीज लिखी हुई है कि सर फ्री रिजर्व्स के अंदर रन नहीं आएगा, रन यू अनरियलाइज्ड गेन, एन नोशनल प्रॉफिट्स, आर रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, ऐसा आपने डिविडेंड में पढ़ा होना चाहिए। है रन नहीं आता उसके अंदर, यहाँ भी वही सेम बोलता है। पहले इतना देख लेते एक बार, नेटवर्थ वाला पार्ट मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे सेक्शन लिख देता हूँ 2 क्लॉज 57। पेड अप शेयर कैपिटल
प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस है वो, प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, इट कैन बी मिसलेनियस, इट कैन बी डिफर्ड, कुछ भी नॉट रिटर्न ऑफ, आपका नेटवर्थ वाला पॉइंट हो गया। फिर ये फिगर्स तो मैं ऑलरेडी बोल चुका आपके सामने। नेट प्रॉफिट हमने पीबीटी लिखा। सर पीबीटी क्यों लिखा? बिकॉज लॉ में क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे एज पर सेक्शन नंबर, सिलेबस में है नहीं आपके, एज पर सेक्शन नंबर 198 सीए फाइनल में आएगा, उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, जिसका मतलब हम बता रहे हैं आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 करोड़ उससे ज्यादा, नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा। अगर आपके एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा तो आपने बनाना पड़ेगा सीएसआर कमेटी, सीएसआर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है। इस केस के अंदर देखना कब है, पिछले साल का एंड। सर बाजू में जाते हैं, इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एक छोटा सा पॉइंट और जो बहुत लॉजिकल है मेरे हिसाब से, एमसीक्यू आ सकता है, आ भी चुका है। इस तरह अगर मेरा सीएसआर का एक्सपेंडिचर बहुत छोटा अमाउंट है, छोटा अमाउंट मतलब 50 लाख या उससे कम का अमाउंट है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि सीएसआर कमेटी बनाने का कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि इतना छोटा सा अमाउंट तो आप वैसे एक्सपेंड कर सकते हो, तो उसके लिए कमेटी वमेटी मत बनाना। तुमने यहाँ पे बाजू में लिखा सीएसआर कमेटी नॉट रिक्वायर्ड इफ सीएसआर एक्सपेंडिचर इज अप टू 50 लाख। उसमें कौन करेगा सर? बोर्ड खुद ही कर लेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी सिखाया बोर्ड में से हम सीएसआर कमेटी साइड में निकालते हैं, तो यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत छोटा सा फिगर है, 50 लाख इज अ वेरी स्मॉल फिगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनहेंस उसमें सीएसआर कमेटी नहीं बनेगा। ये आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द टॉपिक हुआ। देख लो एक बार, मैं वेट करता है, अपनी स्पीड से इसको एक बार आप पढ़ सकते हैं। छोड़, सिलेबस में नहीं आपके। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, आगे बात करते हैं। ठीक है सर, हमको एप्लीकेबल है सपोज सीएसआर, लेट्स से हमारा नेट प्रॉफिट है 50 करोड़, तो हमें सीएसआर करना पड़ेगा। द क्वेश्चन इज कितना करना पड़ेगा। लॉ में क्या बोलते हैं, तू तेरे पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट्स हैं उसका एवरेज कर, जो भी तेरा फिगर आया उसको मल्टीप्लाई कर 2% से, वो जो फिगर आया उतना देखो करना पड़ेगा कम से कम, मतलब ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर मैं ये साल में खड़ा तो मैं देखूंगा मेरा पिछले साल कितना प्रॉफिट था, सपोज 100 करोड़, उसके पिछले साल देखा 150 करोड़, उसके पिछले साल 200 करोड़, एवरेज करेंगे 150 करोड़ आएगा। 150 करोड़ का कर तू 2%, जितना भी आता होगा एक्स वाई जेड 3 करोड़ जो भी है, वो 3 करोड़ आपको खर्चा करना पड़ेगा कम से कम इस साल में। इस साल में जो खर्चा करना है उसके लिए पिछले 3 साल का एवरेज देखना है। बस मेरी कंपनी को पैदा हुए 2 साल ही हुए, तो 2 साल का एवरेज कर, ठीक है। वो तो हमने 128 में भी देखा था, 8 इयर्स और ईयर ऑफ एक्सटेंशन विच इज लोअर, सेम हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर पैदा होगा 2, सर एक ही साल हुआ तो उसका 2%, तो अगर पिछला एक ही साल गुजरा है तो उसका 2%, 2 साल गुजरा है तो 2 साल का एवरेज का 2%, 3 साल गुजरा है 3 साल का एवरेज का 2%, 4 साल गुजरा है पिछले 3 साल का 2%। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, आपको उसने 5 साल का डेटा दिया था, आपको स्ट्राइक होना चाहिए सर और मुझे पिछले 3 साल देखना है। ओबीसी ने स्मार्टली कैसा करा था, आपको लिखा उल्टा था 2024, 23, 22, 21, 20, तो अपन पिछला के लिए नीचे से देखते हैं, नीचे ऊपर से देखना था, तो छोटी छोटी बातें इतना देख लेते एक बार। सीएसआई एक्सपेंडिचर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टुवर्ड्स एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 7, ठीक है। करना कितना है सर, वो रहा एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। मैं आपको ब्लू वाला भी पढ़ा चुका हूं। इफ कंपनी हैज नॉट कंप्लीटेड 3 फाइनेंशियल ईयर्स सिंस इनकॉर्पोरेशन, 2% ऑफ एवरेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ सच ईयर्स, 2 साल या 1 ही साल हुआ था उसका 2%। ये आपका सेकेंड हाफ हो गया जो आपको आना चाहिए, बेसिक, अभी बेसिक ही चल रहा है, देख लीजिए, वेट करते हैं। टू परसेंटेज एटलीस्ट, आप ज्यादा कर सकते हो। कंपनी लाइक टाटा वो 3-3.5% तक कर देते हैं, रिलायंस डॉट 2%। हटा रहा हूं, आगे बात करते हैं। अच्छा पॉइंट सर, अभी जो नेट प्रॉफिट निकाल रहे हो जिसका आप बेसिकली 2% करोगे, उस नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन के अंदर कुछ चीजें नहीं आएंगी, वो कौन सी चीजें आएंगी उसके बारे में बात करते हैं। जो लॉजिकल मुझे लगता है इकलौता पॉइंट वो ही लगता है, एग्जाम्पल से बताना पड़ेगा, शायद मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, मॉड्यूल में आते हैं।
यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। रिलायंस की बात कर रहे थे, रिलायंस की बात करते हैं। रिलायंस लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट है टाटा के अंदर, आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ 20% का, ठीक है। जिसका मतलब ये हुआ कि सर टाटा जो भी कमाएगा उसका इसको रिटर्न मिलेगा। ये 20% इन्वेस्टमेंट है, उसका 20% इसको रिटर्न मिलेगा, 20%, ठीक है सर। जो ये रिटर्न मिलेगा ये रिलायंस लिमिटेड के प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्रेडिट साइड में आएगा, इनकम है हमारा, इस साइड आएगा। नाउ लॉजिकली सोचना, सर अगर टाटा लिमिटेड को सीएसआर लगता है तो उसने सीएसआर खरा होगा और उसने ये रिटर्न भी पे करा होगा, तो मेरे पास ये जो अमाउंट आया है ये अमाउंट में ऑलरेडी सीएसआर हो चुका है। तो जब मैं मेरे कंपनी का सीएसआर के लिए नेट प्रॉफिट निकालूंगा उसमें ये थोड़ी कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको भी ऐड करूंगा तो डबल सीएसआर हो रहा है, लाइक डबल टैक्सेशन, कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं उसको। तो अगर कोई कंपनी को ऑलरेडी सीएसआर लग रहा है, वहां से आपको कोई रिटर्न मिल रहा है, तो वो रिटर्न आप प्रॉफिट में इंक्लूड मत करना, क्योंकि उस पर ऑलरेडी सीएसआर हो चुका है जो हम चाहते थे, ठीक है। ये एक नॉर्मल पॉइंट हुआ। फिर एक जो बाहर वाला कंपनी है वो बाहर जो उसने कमाया उसके ऊपर इंडिया में क्यों सीएसआर करेगा, इंडिया में जो कमाया उसके ऊपर सीएसआर करेगा। तो वापस यहाँ पे आते हैं, नेट प्रॉफिट में नहीं आएगा। दो बातें बताई हमने आपको, प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ओवरसीज ब्रांच ऑफ कंपनी, तो सीएसआर अपन इंडिया में क्यों करेंगे। दूसरा, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अदर कंपनीज इन इंडिया जो ऑलरेडी कवर्ड है 135 के अंदर। दोनों पॉइंट एकदम लॉजिकल। सर वो जो ओवरसीज ब्रांच ऑफ द कंपनी जो इंडिया के बाहर है वो इंडिया का रिसोर्सेज थोड़ी यूज कर रहा है, जो वो इंडिया का रिसोर्सेज यूज ही नहीं करता, हम उसको क्यों बोले कि तू इंडिया में सीएसआर कर, नहीं, कैन नॉट से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपल्सरी नहीं है, प्रेफरेंस दे रखा है। लॉ में क्या बोलता है कि भाई आप जब सीएसआर का खर्चा करो तो प्रेफरेंस देना लोकल एरिया को जहां पे आप लोकेटेड हो, मैंडेटरी नहीं है, बता रखा है भाई, आप प्रेफरेंस दोगे तो अच्छा होगा लोकल एरिया को। मैंने से लोकल मतलब जहां पे हमारा रजिस्टर ऑफिस है वो एरिया, ठीक है सर। फिर एक एमसीक्यू, एडमिन ओवरहेड्स, सर मतलब एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारी कंपनी पीए को सीएसआर लगता है, सपोज हमने सोचा कि हम सीएसआर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लोकल एरिया की बात करें, तो सर बोरीवली स्टेशन के बाद जितने भी वो गरीब लोग बैठते हैं उनको हम बेसिकली खाना प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हंगर इरेडिकेशन, हम वो काम करेंगे। अब वो काम करने के लिए यहां से हम आदमी वहां भेजेंगे हमारे पीए से, ठीक है, सपोज आदमी वहां जा रहे हैं, ऑटो लेके जा रहे हैं, फिर वहीं पे दिन भर काम करते रहते, तो वहीं पे कुछ बाहर कुछ खाना वाना भी खाते हैं, तो ये सभी सीएसआर एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होगा, 2% का ही पार्ट होगा। पर एक लिमिट दे रखी है कि भाई ये जो आप ओवरहेड्स की बात करें ना, ओवरहेड्स ये 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो पता पड़ा कि सीएसआर का खर्चा आपको लगता है 100 रुपए का करने का, 100 में से 20 रुपए तो आपने खुद पे खर्च दिए रहने के, खाने के, करने के, नहीं तो ऐसा नहीं, एक लिमिट दे रखा है कि भाई ओवरहेड्स जो है वो 5% ज्यादा नहीं होने चाहिए। एडमिन ओवरहेड्स लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर। क्या होता है हमने डिस्कस किया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिन एक्सपेंसेस वो मैक्सिमम 5% ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ, अगर कोई खर्चा डायरेक्टली कनेक्टेड है वो खर्चा करने से, वो एडमिन ओवरहेड में नहीं आएगा। बोलता है एक्सपेंसली डायरेक्टली इनकर्ड फॉर डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटर या इवैल्यूएशन ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट, तो उसको आप इसमें एडमिन ओवरहेड में काउंट मत करना, वो आप कर सकते हो। बेसिक है, मुझे सिर्फ 5% याद होना चाहिए। ये तो आपकी मॉड्यूल में लिखा है, इसे मैंने भी लिख दिया, मिस आउट ना हो, याद आपको सिर्फ यही करना है, 5% मैक्सिमम अपर। फिर हम एग्जाम के क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, हम एग्जाम के क्वेश्चन पे आते हैं, बिना पढ़े ट्राई करते हैं। सर कुछ खर्चे आपने ऐसे करे उसको हम नहीं बोलेंगे या नहीं क्वालिफाई करेंगे वो सीएसआर खर्चे के अंदर। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं पहले। सर मैंने सीएसआर करा अफ्रीका में जाके, क्या अफ्रीका में इतनी गरीबी है, वहाँ पे लोग इतने गरीब है, उनके पास 2 वक्त के खाने का पैसा नहीं है, तो मैं काम करते हैं, हम रिलायंस, हम अफ्रीका जाएंगे और वहाँ पे लोगों की मदद करेंगे। बेवड़े यहाँ तो कर ले पहले, यहाँ कौन सा सब अच्छा हो रहा है। लॉ मेकर क्लियरली बोलता है अगर आपने इंडिया के बाहर जाके सीएसआर का खर्चा करा उसको हम सीएसआर नहीं मानेंगे। मतलब देखो इंडिया में अभी भी वापस 2% करना ही पड़ेगा, वो जो तूने करा वो तेरा प्रॉब्लम, देखो इंडिया में करना पड़ेगा, तो इंडिया के बाहर किया, नॉट अ सीएसआर। दूसरा, सर आपने पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन दिया, सेक्शन नंबर 182 आपके सिलेबस में नहीं है, 182 नहीं है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है। आपने अगर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करा, बीजेपी को पैसा दिया, सीएसआर नहीं, वो सीएसआर नहीं, वो फंडिंग हो गया सर, वो तो उससे वो लोग एडवर्टीजमेंट करेंगे, कैंपेनिंग करेंगे, तो उसको आप ऑब्वियसली आप सीएसआर नहीं बोल सकते। तीसरा पॉइंट,
सर मेरी कंपनी का नाम आईटीसी, ठीक है, पहले उसका नाम था इंपीरियल टोबैको कंपनी, फिर उसका नाम हुआ इंडियन टोबैको कंपनी। एज ऑफ नाउ उसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, इट इज जस्ट आईटीसी, ठीक है। तो लेट्स से माय कंपनी इज आईटीसी, ऑब्वियसली मुझे सीएसआर करना है, करोड़ों में प्रॉफिट्स होते हैं। हमने सोचा एक काम करते हैं, जितने भी हमारे लोकल एरिया के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको अपन गोल्ड फ्लेक का डब्बा बांट देते हैं। आओ सुट्टा मारो, गोल्ड फ्लेक नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, कोई बात नहीं, एक काम करो, लो आशीर्वाद आटा ले जाओ, वो भी आईटीसी का है ना, आशीर्वाद आटा। बिंगो चिप्स खा लो, बच्चे को बिंगो के चिप्स दे दी, बोलते नहीं नहीं ऐसा गंदा गंदा काम नहीं, दिस इज आउटराइट मार्केटिंग, इसको हम सीएसआर नहीं बोल सकते। तो अगर मेरा कंपनी साबुन बनाता है और हम गांव में जाके बोलते लो साबुन लो नहाओ, इट विल नॉट बी अ सीएसआर। तो वो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया, उसको हम सीएसआर नहीं बोल सकते, ठीक है। 3 पॉइंट बोलता हूं अब तक, सिर्फ टोटल 6 दे रखे हैं, हम 3 की बात करते हैं। 3 सबसे आसान थे। इंडिया के बाहर किया, नॉट अ सीएसआर। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करा, नॉट अ सीएसआर। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला कुछ करा, नॉट अ सीएसआर। चौथे पॉइंट की बात करते हैं। सर आपने ऐसा कुछ खर्चा करा जो एक्सक्लूसिवली आपके एम्प्लॉयज को बेनिफिट देने वाला है। एग्जाम्पल लेते हैं, रियल एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा एक दोस्त है सीए प्रांशु करके, प्रांशु छाजेड़, वो अडानी में काम करता है एज अ सीए, और उसका रहना खाना हगना सब अडानी पोर्ट पे ही होता है। उसने कहा कि उसके अंदर अडानी खुद का पूरा पे सिटी बना रखा है, अडानी पोर्ट के वहां पे उसका पूरा अडानी का सिटी है। अब ऑब्वियसली अडानी पोर्ट की जो अडानी की जो सिटी बना रखी है वहां पे सारे के सारे एम्प्लॉयज अडानी के ही होंगे, बिकॉज वही लोग पोर्ट पे काम करते हैं। उसमें सीए भी आ गया, उसमें आपका वॉरफिंगर भी आ गया, सब आ गया उसके अंदर। अब अगर वहां पे पूरी फैमिली जा रही है और 365 दिन वहीं रह रही है, तो ऑब्वियसली वहां पे एक स्कूल भी चाहिए, क्योंकि मेरे जो एम्प्लॉयज वहां पे होंगे विद फैमिली, बिकॉज 365 दिन आपको वहीं रहना है, तो पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट होंगे। आपको घर भी अडानी देता है, फ्री में देता है रहने वहने का, तो आपके बच्चे बच्चे भी साथ में होंगे, तो उन बच्चों के यहाँ पे स्कूल बनाना पड़ेगा। तो हमने एक स्कूल बनाया जिसमें सारे के सारे बच्चे आ रहे हैं हमारे ही एम्प्लॉयज के। उसको आप ऐसा नहीं बोल सकते अंडर शेड्यूल 7 लिखा हुआ है प्रमोटिंग एजुकेशन, तो हम एजुकेशन प्रमोट करें तो ये हमारा सीएसआर हो गया, नहीं। या आप अपने एम्प्लॉयज के लिए कर रहे हो, कहीं ना कहीं उनसे आप वही चीज वसूल लोगे। पढ़ा होगा डीटी के अंदर सेक्शन नंबर 17 परक्विजिट्स, या आप उसमें एम्प्लॉय को बोल के पगार वगैरह कम करके उसको परक्विजिट्स बोल दोगे, तो ये नहीं चलेगा सर। तो अगर आप कोई खर्चा करें जो उससे आपके एम्प्लॉयज को बेनिफिट कर रहे हैं, उसको भी हम सीएसआर नहीं बोल रहे। 4 हो गए, 5वें की बात करते हैं। एक अच्छे एक्सेप्शन की बात करते हैं। हमने बोला कि आप इंडिया के बाहर कुछ खर्चा किया, उसको हम सीएसआर नहीं बोले, उसमें एक एक्सेप्शन भी है जो हम लेकर आए थे। नीरव चोपड़ा, क्या नाम है उसका, नीरज चोपड़ा, सिर्फ उसके लिए अपन लेकर आए थे। सर क्या था वो, इंडिया के अंदर जैवलिन थ्रो का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रैक्टिस करने का ट्रेनिंग करने का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो वो भैया जाते थे जर्मनी ट्रेनिंग करने के लिए। अब जर्मनी में जाएगा तो वहाँ पे रहने का व्यवस्था, सब फैसिलिटी वैसिलिटी बनाने का खर्चा। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप उन स्पोर्ट्स एथलीट के लिए जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, अगर उनके लिए आप इंडिया के बाहर कुछ खर्चा करते हो, वो सीएसआर में आ जाएगा। तो प्राइमा फेसी आउटसाइड इंडिया खर्चा करना सीएसआर में नहीं आता। पर अगर आप किसी ऐसे एथलीट, सिर्फ नीरज चोपड़ा के लिए आया था ये, आप तो सब यूज करते हैं, पर आया था सिर्फ उसके लिए, इंडिया के बाहर खर्चा कर रहे हो सीएसआर का किसी इंडियन एथलीट के लिए, इंडियन एथलीट ऑब्वियसली, इंडियन एथलीट के लिए जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, ओलंपिक्स ओलंपिक्स ये सब, कॉमनवेल्थ गेम्स ये सब, तो उसको हम सीएसआर में बेसिकली बोल देंगे। ठीक है, इतने पॉइंट देखते हैं एक बार जो मेरे दिमाग में फटक से आ गए। यहाँ पे हेडिंग देखते हैं, नॉट अ सीएसआर। उसके अंदर पहला सिखाते हैं हम आपको आईटी वाले एग्जांपल के साथ, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। एग्जांपल बाद में देखते हैं, नीचे आते हैं। आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, आपकी मॉडल में पूरा पूरा लिखा हुआ है जो मैं आपको बोल दिया, जो इंडिया को नेशनल इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट करते हैं वो सब। तीसरा पॉलिटिकल पार्टी, सेक्शन 182 पर छोड़, सेक्शन को छोड़। नेक्स्ट, जो आपको सिर्फ एम्प्लॉयज को बेनिफिट करता है, उसको भी हम सीएसआर नहीं बोल रहे हैं, ठीक है सर। नीचे आते हैं, हमने पढ़ा है आपको ये 4, ये तो बाकी है अभी भी। स्पॉन्सरशिप्स और ब्रैकेट में लिखा वन ऑफ इवेंट। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। हर साल साउथ बॉम्बे के अंदर जहां मैं पहले रहता था, टाटा का मैराथन होता है। हाँ? बहुत बड़ा इवेंट होता है वो, बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर। तो उस पूरे मैराथन को टाटा ने स्पॉन्सर करा होता है। तो पूरे मैराथन में पे लिखा होगा मैराथन, नीचे टाटा इनिशिएटिव। उसको आप सीएसआर मत बोल देना कि मैंने हेल्थ अवेयरनेस के लिए काम किया, नहीं सर, उससे तो आपका मार्केटिंग होने वाला है, तो उसको आप सीएसआर नहीं बोल सकते। कहीं ना कहीं आपको अगर इनडायरेक्ट फायदा हो रहा है, उसको सीएसआर नहीं बोलेंगे। मेड बी एम्प्लॉयज वाला पॉइंट या मेड बी स्पॉन्सरशिप वाला पॉइंट। लास्ट बहुत ही बकवास पॉइंट मेरे हिसाब से, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल देता हूँ, बुक में कोई एग्जाम्पल नहीं है। सर आपने
एज पर पीएफ एक्ट या एज पर ईएसआईसी एक्ट, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आपने एम्प्लॉय के लिए कुछ फंड कंट्रीब्यूट करा और उसको ऐसा बोलो कि देख मैं मेरे एम्प्लॉय को हेल्प कर रहा हूँ या मैं उनके फ्यूचर को सिक्योर कर रहा हूँ, नहीं, उसको हम नहीं बोलेंगे। दैट इज मियरली फुलफिलिंग अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, वो तो आपको वैसे भी करना ही है, उसको आप सीएसआर नहीं बोल सकते। ऐसा करके उसने आपको बेसिकली 6 पॉइंट दिए जिसको हम सीएसआर, एग्जाम का क्वेश्चन जिसको हम सीएसआर नहीं बोल सकते। आया था कब सर? नवंबर 23, क्वेश्चन नंबर 1 का ए आपके एग्जाम में हम करेंगे शायद आज, देखते हैं। इन 6 बातों को सीएसआर नहीं बोल सकते, ठीक है। वापस पढ़ लेता हूँ चौथी बार। अगर सर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर है, चल ब्रैकेट पढ़ लेते, ब्रैकेट पहले नहीं पढ़ा था, ये कोरोना के टाइम पे आया था कि सर मेरी कंपनी का नाम सिप्ला, कोरोना आ गया, वैक्सीन ढूंढ रहे हैं। अब कोरोना वाला आरएनडी पे खर्चा कर रहा है और वही काम कर रहा है जिसको करना चाहिए, विच इज आरएनडी, उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ये। पर क्योंकि हमको उस टाइम वैक्सीन की जरूरत थी, तो आपने जो भी अलग से खर्चा करा वहां पे वैक्सीन ढूंढने के अंदर, उसको हम सीएसआर बोल देंगे, इज ओके। तो सीएसआर नहीं है अगर आपने उसको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करा है, एक्सेप्ट आरएनडी ऑब्वियसली। आउटसाइड इंडिया करा, एक्सेप्ट वो स्पोर्ट्स वाला नीरज चोपड़ा, याद रखना। पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज को बेनिफिट पहुंचाने वाला कोई खर्चा, स्पॉन्सरशिप्स, वन ऑफ इवेंट, नहीं, एंड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए उसको हम सीएसआर नहीं बोलने वाले, ठीक है सर। 3-4 पॉइंट हो गए अपने सीएसआर के अंदर। नीचे ड्यूटीज वाला पॉइंट भी हो गया। इतना एक बार देख लेते फटाक से, मैं आपके लिए ओपन करके रखता हूँ, अपनी स्पीड से रीड कर लो वापस यहाँ से, तो हम सीधा क्वेश्चन करेंगे यहाँ से, 1, 2 या 3, पता देखते हैं। थोड़ा सा नीचे, लोकल एरिया से प्रेफरेंस है, मैंडेटरी नहीं है। वेटिंग स्टिल 30 सेकेंड्स। आगे, कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी। सर सीएसआर कमेटी में आपने ये बोला डायरेक्टर्स होंगे, पर एग्जैक्टली कौन, कितने, कैसे, हम उसकी बात कर लेते हैं। 3-4 पार्ट हैं, गेस सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सर नॉर्मल केस में प्राइमा फेसी सीएसआर कमेटी के अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे, ज्यादा हो सकते हैं, इसे मैंने एग्जाम्पल में 5 लिया था, 3 से ज्यादा, कम से कम 3 होंगे। उन 3 में से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 सीए फाइनल में आएगा, अभी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। तो सीएसआर कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे, उसमें से कम एक, ज्यादा हो सकता है पर कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। सर मेरी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन नहीं लगता, अभी क्या करने का, वापस कमेटी बनाने का बिना डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के। तो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगता है आपको, माशाल्लाह, 3 डायरेक्टर, कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन आपको नहीं लगता तो बिना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के। सर मेरी तो प्राइवेट कंपनी है, कम से कम 2 डायरेक्टर, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं, तो सपोज 2 ही डायरेक्टर हैं तो वही 2 सीएसआर कमेटी बन जाएगी। सर मेरी इंडिया के बाहर की कंपनी है, तो हमने डायरेक्टर वर्ड यूज नहीं करा, हमने पर्सन वर्ड यूज करा, क्या पता वहां पे डायरेक्टर बोलते हो कुछ और बोलते हो। तो अगर इंडिया के बाहर का कोई कंपनी है तो हमने बोला कि सर कम से कम 2 पर्सन्स, इसमें से एक ऑब्वियसली इंडिया वाला होना चाहिए। ऐसा करके हमने कंपोजिशन बनाया। पहला पॉइंट, ऐसी कंपनी विच इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट 3, लिखा ब्रैकेट में, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं लगता तो बिना उसके बनाएंगे। प्राइवेट कंपनी कम से कम 2, फॉरेन कंपनी 2 पर्सन्स, डायरेक्टर वर्ड यूज नहीं करा, 2 पर्सन्स वर्ड यूज करा।
2% इसमें से कम एक 381D आपने अब तक नहीं पढ़ा, उसको हैप्पीनेस है उसके अंदर चैप्टर नंबर 11 के अंदर, मतलब इंडिया का आदमी एक, कम से कम एक इंडिया का आदमी होना चाहिए, ठीक है। अगेन एग्जाम का क्वेश्चन ये भी पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना है तो एक बार, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर मुझे उसको प्रोविजन लगते हैं तो मेरी कंपनी को, पॉइंट कंपनी के अंदर डायरेक्टर नहीं, पर्सन वर्ड यूज करा, छोटी छोटी बातें। आगे डिफिकल्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनस्पेंट सीएसआर अमाउंट, इसमें से नहीं देखते अपन, खुद का दिमाग लगाते हैं। सर मेरी कंपनी रिलायंस लिमिटेड, मुझे खर्चा करना था 2% एटलीस्ट, जो निकल के आया सपोज 100 करोड़। हमारे सीएसआर कमेटी की जो ड्यूटी थी एमआरएफ, उसमें उन्होंने एफ में डिसाइड करा कि अपन एक काम करेगा, अपन स्कूल बनाएगा इन रूरल एरिया, लेट्स से पालगढ़, पालगढ़ में जाएंगे और वहां पे अपन एक स्कूल बनाएंगे सर, स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेके स्टैंडर्ड 10 तक हम एक स्कूल बनाएंगे, दिस इज हमारा सीएसआर ऑब्लिगेशन 100 करोड़। आपको मानना पड़ेगा कि सर ये पूरा स्कूल कंस्ट्रक्ट करना, बिल्डिंग बना के पूरी रेडी करना, उसके लिए टीचर्स हायर करना, मार्केटिंग करना और बच्चों को लेकर आना, ये घंटा एक साल में नहीं होने वाला। स्कूल बनने में, खड़ी करने में शायद 2 साल निकल जाएंगे, पूरी वो बिल्डिंग बनने में, छोटी स्कूल बनाओगे तो भी उसके अंदर से कम 1.5 से 2 साल लग जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। तो सर अभी क्या करने का, अभी करने का सिर्फ ये, आपका ये 100 करोड़ पूरा एक साल में तो आप यूज नहीं कर पा रहे हो। हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, इसमें आपको जो सीसा का खर्चा करना था उसके लिए आपने देखा था पिछले 3 साल को, दैट इज 23-24, 22-23 एंड 21-22, इसका आपने एवरेज करा होगा, उसका आपने 2% करा होगा, उसका आपका ये फिगर आया होगा, और ये आपको खर्चा करना है इस साल के अंदर। नाउ इस साल में आप खर्चा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, इट्स ओके, पूरा एक साल में खर्चा करो, इट मे नॉट बी पॉसिबल, उसको आप मोर देन 1 ईयर यूज कर रहे हो, उसको लॉ मेकर बोलता है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, क्योंकि वो मोर देन 1 ईयर में स्प्रेड है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। मेरा नहीं बज रहा, इसका बाजी बेवड़े, गरीब एक तो हमारे रिसोर्सेज यूज कर रहा है, बर्थडे उसका, वो माँ का चांद। हाँ हाँ हाँ, केक 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 काटेंगे तब करते हैं, अभी केक मंगाता है ब्रेक में, तब करते, ताली बजाते हैं, हाँ अभी अभी बजाएंगे अच्छा ही लगेगा, ब्रेक में बजाते हैं यहाँ पे। तो सर एक साल से ज्यादा जा रहा है, हम उसको बोल रहे हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। हाँ, इसको अपन आगे वाले साल में यूज करेंगे, इसका मतलब ये मत समझना बुक में तो लिखा हुआ नहीं है, बट इस मेरे हिसाब से ऑब्वियस एनीवे, जैसे जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 होगा, उसका जो 2% होगा वो ये 3 साल का होगा, मतलब वो साल में तो इस साल का खर्चा करना है, ये तो हम इस साल का इस साल में ले जा रहे हैं, ये साल का अलग होगा। हाँ, ये सब बुक, ये सब गंदी गंदी बातें बुक में नहीं लिखी हुई है, क्योंकि ऑब्वियस है मेरे से, ऐसा आई से एक लगता है ऑब्वियस है, मुझे नहीं लगता ऑब्वियस, तो मैं बत क्लियरिफाई कर दिया, वापस वापस बता देता हूँ। सर ये जो हम खर्चा कर रहे हैं, जो अगले साल भी जाएगा, विच इज 25-26 में जाएगा ये खर्चा, जो 25-26 का खुद का खर्चा होगा सीएसआर का 2%, वो अलग अमाउंट है, वो अपन ने इन 3 साल का एवरेज लेके 2% करा होगा, तो वो 25-26 में वो तो अलग करना ही है, ये तो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इस साल का उस साल में, ठीक है। नाउ क्योंकि आप इस साल को पूरा यूज नहीं कर रहे हो, खर्चा इस साल में पूरा नहीं कर रहे हो, उसको आप अगले साल लेके जा रहे हो, वी वांट टू कीप अ ट्रैक कि वो पैसा कितना गया और कितना आपने यूज करा। लॉ में क्या बोलता है, एक अकाउंट बनाएंगे आप स्केड्यूल बैंक के अंदर, विच इज अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट।
नाम में ही मतलब है अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट, जो आप बेसिकली खर्च नहीं कर पाए, इस साल में खर्च नहीं कर पाए। तो जैसे ये साल खत्म हुआ, साल खत्म होने के 30 दिन के अंदर आप उस पैसे को इस अकाउंट में डाल दीजिएगा सर। तो हमारा एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि सर हमें ये साल 100 करोड़ खर्चा करना था, हमने 100 में से 60 करोड़ खर्चा कर दिया ऑलरेडी, 40 करोड़ हम इस साल नहीं कर पाए विद जेन्युइन रीजंस, स्कूल एक साल में नहीं खड़ा हो सकता। तो ये 40 करोड़ का आप ट्रांसफर करोगे इस अकाउंट के अंदर। सर कब? फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा वहां से 30 दिन के अंदर, बिकॉज ये तो आपको फाइनेंशियल ईयर में करना था ना, तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तब पता पड़ेगा ओ अब तक 60 हो पाया। तो वहां से 30 दिन के अंदर इसको आप ट्रांसफर कर देना इस अनस्पेंड सीएस अकाउंट के अंदर, जहां अमाउंट पड़ा रहेगा। और आपको ये अमाउंट जो आपने डाला बेसिकली इसको यूज करना पड़ेगा, मतलब यूटिलाइज करना पड़ेगा मैक्स 3 साल के अंदर। मतलब 3 साल ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ऐसा नहीं कि हाँ करते रहेंगे, नहीं। आपने अनस्पेंड में डाला, 3 साल के अंदर यूज हो जाना चाहिए। और 3 साल में यूज हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए तो हमने आपके लिए अकाउंट खुलवाया, बिकॉज गवर्नमेंट सीधा ट्रैक, आरओसी सीधा ट्रैक रख सकता है कि यहाँ अकाउंट से कहाँ कहाँ पैसा डेबिट हुआ, तो 3 साल में खर्च हो जाना चाहिए। ठीक है सर। सर मान लेते हैं 3 साल खत्म हो गए, मतलब हमने जब ट्रांसफर किया उसके बाद जो आने वाले साल थे उसमें 10, 15 और 7 इतना हम यूज कर पाए, 8 यूज नहीं कर पाए। હવે આપણે શું કરવાનું? लॉ में कल तो कोई दिक्कत नहीं है, तेरा वो जो आखिरी वाला तीसरा वाला साल खत्म हुआ, वो साल खत्म होने के 30 दिन के अंदर अगेन उसको तू दे दे सीएसआर फंड के अंदर, जो अगेन शेड्यूल 7 में ही होता है। मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करेगा उस पैसे को कहां और किधर खर्च करना है, अल्टीमेटली वो सीएसआर में जाना चाहिए, तो उसको तो ट्रांसफर कर दे सीएसआर फंड के अंदर। ओके, तो ये पहला आपका चार्ट हुआ। दूसरा, सर ये तो हमारा तब हुआ जब हमारा कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था, वी हैड एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, इसका मतलब होता है मोर देन 1 ईयर्स। सर ऐसा भी तो हो सकता है मेरा कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ना हो, मेरे पास सीएसआर का ऑब्लिगेशन है 100 करोड़ का और मैं खर्चा नहीं कर पाया, लॉ में गलत है, कोई बात नहीं, साल खत्म हो वहां से 6 महीने के अंदर तो इसको ट्रांसफर कर दे, अल्टीमेटली तो पैसा यहीं पे आ रहा है। आप ऑनगोइंग प्रोजेक्ट करके उसको खींच रहे हो, खर्च नहीं कर पाए तो भी यहाँ पे आ रहा है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, आप खर्चा नहीं कर पा रहे हो, पता नहीं कहाँ करे क्या करे कैसे करे, पैसा यहाँ डाल दो, हम देख लेंगे कैसा क्या करना है। ये फर्स्ट सीन हुआ। सेकेंड सीन की बात करते हैं। सर ऐसा भी तो हो सकता है, अ कंपनी लाइक टाटा जिसका सीएसआर ऑब्लिगेशन है 100 करोड़, 2% का जो फिगर है वो 100 करोड़ आ रहा है, और वो टाटा खर्चा कर देता है 150 करोड़। इस 150 वर्ड से बहुत ध्यान देना, इस एक्सेस 50 करोड़ को मैं बोल रहा हूं एक्सेस अमाउंट एक्सपेंडेड, चल 50 करोड़ लिखता हूं, इस एक्सेस वर्ड पे फोकस रखना, बाद में बहुत कंफ्यूज होने वाला है। लॉ में क्या बोलते हैं, आपने जो एक्सेस अमाउंट खर्च कर दिया 50 करोड़ का, इसको आप सेट ऑफ कर सकते हो आने वाले 3 साल के अंदर। तो सर उसके ऐसा ही हो गया लाइन जैसा, उसमें आपने अगर खर्चा नहीं करा तो 3 साल में करना था, यहाँ पे आपने ज्यादा कर दिया तो 3 साल में सेट ऑफ कर सकते हो। सर मतलब सपोज अगले साल मेरा सीएसआर का ऑब्लिगेशन आ रहा है 80 करोड़, और मैं उस साल करता हूँ सिर्फ 30 करोड़, और 50 इसको यूज करता हूँ, वर्क्स। 3 साल तक आप ये कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। 3 साल खत्म हो गए फिर भूल जाने का, फिर सेट ऑफ नहीं कर सकते। ओके, एक और वर्ड यूज कर रहा हूँ जो कंफ्यूजिंग है, किसी को नहीं आता, ध्यान से सुनना, आपके जो दोस्त ऊपर नीचे हैं उनसे पूछना, उनको नहीं आता होगा। एक वर्ड है एक्सेस, एक वर्ड है सरप्लस, दोनों का इंग्लिश के अंदर मतलब सेम होता है पर हमारे ब्लॉग में मतलब बहुत ज्यादा अलग है। तो सरप्लस अगर है, क्या है मैंने बताया नहीं अब तक, सरप्लस अगर है इसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, दोनों एग्जैक्ट उल्टे हो गए। एक्सेस सेट ऑफ हो सकता है, सरप्लस सेट ऑफ नहीं हो सकता, इसलिए डिफरेंशिएटिंग करना इज इंपॉर्टेंट। पहले आपको मैंने ये सिखाया कि हम इसको अलग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एक सेट ऑफ हो सकता है एक नहीं हो सकता। द क्वेश्चन ऑब्वियसली इज, तो सरप्लस क्या होता है, बुक में भी नहीं दिया होगा, तो सरप्लस क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से हमने एक स्कूल खोला, जो बात कर रहे थे वही स्कूल हमने खोला, स्कूल के बाहर एंट्रेंस पे या समवेयर नियर द ग्राउंड हमने एक मंदिर बनाया छोटा सा, लेट्स से सरस्वती देवी का एक मंदिर बनाया, ठीक है, अच्छा खासा।
जहाँ पे स्कूल के बच्चे भी जा सकते हैं, उनके पेरेंट्स भी जा सकते हैं, बाहर भी कोई वाला है तो आके आ सकता है, प्रेयर कर सकता है। अब इस मंदिर के अंदर साल खत्म होते होते 12 लाख का चंदा आ गया। दान पेटी के अंदर 12 लाख का चंदा आ गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, नॉट आईएफओएस। लॉ में क्या बोलता है, इसको आपको यूज करना है वापस यहीं पे। मतलब ना तो इसको आप घर ले जा सकते हो एज प्रॉफिट्स, ना इसको आप सेट ऑफ कर सकते हो क्योंकि एक्सेस नहीं है, ये सरप्लस है। मतलब जो मैं सीएसआर का काम कर रहा था वहीं से मेरे को और रेवेन्यू जनरेट हो गया, तो जो और रेवेन्यू जनरेट हुआ उसको हम बोल रहे हैं सरप्लस। उसको आपको वापस उसी के लिए यूज करना है जो आप कर रहे थे। तो सिंपल। सर हमको नहीं पता हमको क्या करना है, कोई बात नहीं, सीएसआर फंड तो है ही ना सर, हम देख लेगा। इतना सिंपल है। जाते हो वहां पे क्या क्या नहीं, उसी साल यूज करना है ना। मैं 100 करोड़ खर्चा करना था और 10 करोड़ मेरे पास सरप्लस आ गया, तो 10 भी तो मुझे उस साल में खर्चा करना है ना। और मैं खर्चा नहीं कर पाया तो वही तो बोल रहा हूँ, साल खत्म होगा उसके बाद वो 6 महीने वाला वहां पे ट्रांसफर कर देंगे। लिखा होगा मैंने यहाँ पे। स्कूल कैसी कैसी बात कर रही है। स्कूल फीस जो आएगी उस स्कूल फीस से तू एक्सपेंडिचर नहीं करेगी, फैकल्टीज को पेमेंट वेमेंट करना वो सब करना। चल मान लेते हैं उसका रिसीट्स उसके एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो अगेन वो आपके सीएसआर के अंदर ही जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। मतलब इन एनी केस उसको आप अपने कंपनी के अंदर प्रॉफिट में लेके नहीं आ सकते। हम आगे जाके पढ़ेंगे इसी टॉपिक के अंदर कि रियल लाइफ के अंदर इसको आपको करना होता है थ्रू अ सेक्शन 8 कंपनी। तो ये आप नहीं करते हो, कि आप सेक्शन 8 कंपनी के पास जाते हो, उसको बोल देते हो कि भाई तुझे करना है। अब सेक्शन 8 में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि आप जो भी कमाते हो उसको आपको वापस री इन्वेस्ट करना होता है उस पर्पस के लिए, वो आगे आएगा। पर अच्छा डाउट था। यहाँ पे आते हैं, ये रहा। इतना देखते हैं एक बार, नहीं इतना देख सकते हैं। ओके स्टार्टिंग नाउ। अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट। पहले तो रीजन बताओ बोर्ड रिपोर्ट के अंदर कि आपने वो खर्चा क्यों नहीं करा। दो कारण हो सकते हैं। पहला, हम ऑनगोइंग पढ़ रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ट्रांसफर टू अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, spent within 3 years from date of transfer towards CSR. If fails, transfer to fund specified in Schedule 7 within 30 days from the end of third financial year. तब बता पड़ेगा कि भाई 3 साल में खर्च नहीं कर पाए, तो वहां से 30 दिन के अंदर। बाजू में, सर मेरा कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है ही नहीं, मतलब मैं स्कूल वूल ऐसा कुछ कुछ बना ही नहीं रहा जो मल्टीपल ईयर्स में जा रहा हो, और मैंने फिर भी सीएसआर खर्चा नहीं करा। तो मैं क्या बोलता है, ट्रांसफर टू फंड स्पेसिफाइड इन Schedule 7 विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मैं डिस्कस किया। नीचे वर्ड्स पे फोकस, एक्सेस अलग है सरप्लस अलग है। इफ एक्सेस स्पेंट कैन सेट ऑफ अप टू इमीडिएट सक्सीडिंग 3 financial years। नीचे इफ सरप्लस स्पेंड इट लाइक सीएसआर ऑब्लिगेशन, बाजू में लिखा कांट सेट ऑफ, क्योंकि वो एक्सेस नहीं है, वो सरप्लस है। द डिफरेंस इन दो वर्ड्स के बीच में बहुत बारीक, बहुत बारीक। दीदी ने पूछा, मैंने बता ही दिया। देख लेते फिर भी, जबकि मॉड्यूल में लिखा हुआ है। सीएसआर एक्टिविटी या तो कंपनी खुद कर सकती है या फिर किसी चैरिटेबल एंटिटी के थ्रू जो सेक्शन 8 में है, किसी गवर्नमेंट एंटिटी के थ्रू जो अगेन सेक्शन 8 में बना हुआ है, किसी स्टैट्यूटरी एंटिटी के थ्रू, या कोई भी दूसरी चैरिटेबल एंटिटीज का 3 साल का एक्सपीरियंस हो, आप उसके थ्रू सीएसआर एक्टिविटी कर सकते हो। काम की बात वाज दिस, हमने स्कूल बनाया, लॉजिकली सुना कितना अपन गेम खेल सकते हैं और कितना लॉ मेकर ने सोचा होगा। हमने सीएसआर के नाम पे एक स्कूल बनवाया, स्कूल को दिखा रहे अब हमारे बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में, तो बैलेंस शीट अच्छा दिखा, वो छोड़, उसका पीएन पेपर डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर रहे हैं, तो इनकम भी कम हुआ, बोलते हैं ऐसा गंदा गंदा नहीं करने का। वो आपका स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन था सीएसआर करना, तो उसका जो भी कैपिटल असेट क्रिएट हुआ है, जो भी स्कूल बनी है, वो स्कूल कंपनी का नहीं है, वो स्कूल बनेगा वो सेक्शन 8 कंपनी के नाम पे, जो उसको बाद में बार बार प्रोसेस करता रहेगा, फंड को यूज करता रहेगा। तो कैपिटल असेट क्रिएटेड, आपकी बुक में दोनों लिखा है, कैपिटल असेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो मेरे को अच्छा लगे। एग्जाम्पल स्कूल, वो होना चाहिए इन द नेम ऑफ द सेक्शन 8 कंपनी। पढ़ लो एक बार इतना, फिर आगे जाता हूं आराम से। इतना आपके सामने बोलना भाई। हाँ, आने वाले 3 इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर, मतलब उस साल में अगर आप खर्चा ना करो और ये पूरा का पूरा यूज कर लो तो इट इज ओके, आपकी मर्जी है करना हो तो। टाटा ऐसा करता नहीं है, मैं बता रहा हूँ कर सकता है,
एक्सेस का 2% के ऊपर जो भी करा उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो अगले 3 साल में। वेटिंग 2 मिनट। तो मैं क्वेश्चंस भी निकाल लेता हूँ, टाइम बचेगा। एक मिला मई 23 में, दूसरा ढूंढता हूँ। पढ़ लिया तो मैं आगे बढ़ूंगा या पढ़ रहे हैं अभी भी? जल्दी 30 सेकेंड और वेट कर लेते हैं। हो जाना चाहिए। आगे हम आते हैं नीचे, तो कुछ बचा ही नहीं खास। बेसिक बेसिक बातें, ब्लू वाली लाइन पढ़ रहा हूँ। सीएसआर प्रोजेक्ट्स कैन बी अंडरटेकन इन कोलैबोरेशन, वेरी सेंसिबल। टाटा और रिलायंस मिलकर डिसाइड करते हैं कि अपन एक काम करते हैं, साथ में करते हैं। सर रीजन, हमें जो खर्चा करना है लेट्स से वो खर्चा बहुत ज्यादा बड़ा है। सर कैसे? सर धारावी में जा रहे हैं और वहां पे सैनिटेशन का पूरा सिस्टम हम लोग प्रॉपर कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज बहुत गंदगी हो रही है, बीमारियां फैल रही है। तो पूरे इतने बड़े धारावी एरिया का पूरा सैनिटेशन हमको ठीक करना है, तो एक अकेला कंपनी करेगा तो बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा, और उतना उसको करना 2% इतना हो भी नहीं रहा है। सपोज टोटल खर्चा है 500 करोड़, मेरा 2% आ रहा है 300, उसका 2% आ रहा है 200, अच्छा मिलके कर लेते हैं। रिपोर्टिंग सेपरेट हो गया ऑब्वियसली, कि मैंने 500 में से 300 किया, उसने 500 में से 200 किया। दैट इज योर फर्स्ट वाला लाइन। सीएसआर प्रोजेक्ट्स कैन बी अंडरटेकन इन कोलैबोरेशन, रिपोर्टिंग सेपरेटली होगा। सर रिपोर्टिंग कहाँ पे होगा? है अपने सिलेबस के अंदर, इसके ऊपर वाले सेक्शन के अंदर, सेक्शन 134 बोर्ड रिपोर्ट लिखा, नीचे भी लिखा मैंने, रिपोर्ट सीएसआर डिटेल्स इन बोर्ड रिपोर्ट। पूरी सीएसआर में से दो चीजें बची, एक इजी एक डिफिकल्ट। पहले इजी कर लेते हैं, पेनल्टी। रटा मारते नहीं हम लोग पेनल्टी पर, ठीक है पढ़ लेते हैं एक बार। कंपनी के ऊपर कितना सर? आपने जो खर्चा करना चाहिए था, आपने खर्चा जो नहीं करा, आपको जो पैसा ट्रांसफर करना चाहिए था, आपने पैसा ट्रांसफर नहीं करा, उसका इंटू 2 और 1 CR विच एवर इज लोअर, ये कंपनी के ऊपर। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 1/10 और 2 लाख विच एवर इज लोअर, ठीक है। एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना होता है, इसको आप रट्टा नहीं मार सकते। शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ा, एग्जाम लिखकर उल्टी करके आ गए, ऐसा होता है। अब इस पे फोकस मैं नहीं कर रहा। हम बात करते हैं इसकी, आखिरी टॉपिक एंड सीएसआर जहाँ पे खत्म हो जाता है। इतना बड़ा सेक्शन हमने बहुत कॉम्पैक्ट में आपको दिया, हर एक पॉइंट मॉड्यूल का कवर्ड है, एक बार चेक कर लेना बाद में। सब पॉइंट बोलता है इम्पैक्ट असेसमेंट, बस इतना सा। ये अभी भी रिसेंटली आया, पहले नहीं था, 2-3 अटेम्प्ट हुए इसको आए। सर क्या होता है ये? तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करी आपने, सीएसआर करेंगे, स्कूल खोलेंगे, सैनिटेशन करेंगे, मतलब इंप्रूव करेंगे। सर ये सब आपने करा, खर्चा, उससे कोई फायदा हुआ भी है कि नहीं हुआ? आपने बड़ा बड़ा बोल दिया अपने शेयर होल्डर्स को, गवर्नमेंट को, आरओसी को, ये देख हम धारावी गए, वहां पे हमने पूरा सैनिटेशन जो भी था उसको पूरा स्ट्रीमलाइन कर दिया, पूरा अच्छा कर दिया, बाथरूम्स बना दिए हमने, पालघर में जाके स्कूल बना दी, बहुत बढ़िया किया। फेवरेट स्कूल में कोई आता भी है कि नहीं आता? स्कूल बनाना थोड़ी इंटेंशन था, इंटेंशन था एजुकेशन। तो एजुकेशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम एक कंसेप्ट लेकर आए अभी रिसेंटली, विच इज नाम में लिखा है इम्पैक्ट असेसमेंट, कि आपने जो सीएसआर का खर्चा करा, क्या उससे सही में सोसाइटी को कुछ फायदा हुआ भी या नहीं हुआ? ये तो जस्ट लाइक एन ऑब्लिगेशन, उसको आप कुछ भी कर दो पेपर पे और बोल दो कि हाँ कर दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा सर। देयर हैज टू बी सम इम्पैक्ट टुवर्ड्स द सोसाइटी। लॉ में क्या बोलता है? आपके अगर पिछले 3 साल के अंदर एवरेज सीएसआर का खर्चा अगर 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, रिपीट करता हूँ, पिछले 3 साल का एवरेज सीएसआर जो आपकी कंपनी को लगा, जो आपने किया, वो 10 करोड़ या उससे ज्यादा अगर है, तो ही आप इसमें फॉल करोगे। छोटे मोटे सीएसआर में हमको इंटरेस्ट नहीं है, बड़े सीएसआर में इंटरेस्ट है कि इतना बड़ा पैसा गया कहाँ पे। तो अगर पिछले 3 साल में आपका एवरेज सीएसआर इज 10 करोड़ और मोर,
तो आपको इम्पैक्ट असेसमेंट लगेगा। उस इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा एक एजेंसी को, जो एजेंसी आके आउटसाइड इंडिपेंडेंट एजेंसी जो आके चेक करेगी कि ये स्कूल बनाया उससे अल्टीमेटली कितने जन को फायदा हो रहा है, क्या वो स्कूल चल भी रहा है या बिल्डिंग बना के छोड़ दिया है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं। वो इंडिपेंडेंट एजेंसी आएगी और आके चेक करेगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सर क्या हमारे सारे प्रोजेक्ट चेक करेगी? नहीं, आपका वो वाला प्रोजेक्ट जिसके अंदर खर्चा 1 करोड़ से या उससे ज्यादा आपने करा, उस प्रोजेक्ट को ही चेक करेगी। मतलब 2 फिगर हो गया आपके पास। एक तो हो गया एप्लीकेबिलिटी, जब इम्पैक्ट असेसमेंट लगेगा, पिछले 3 साल का CSR आपका एवरेज 10 करोड़ से ऊपर, तो ये सेक्शन लगेगा, लग गया। अब लगेगा किसके ऊपर, मतलब किसमें इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे? उन प्रोजेक्ट के ऊपर जहां पे आपने 1 करोड़ से ऊपर खर्चा करा है। ये आएगी, ये अपनी रिपोर्ट देगी। ठीक है सर, सेक्शन इतना ही पॉइंट खत्म हो गया। क्वेश्चन इज, सर आपने बोला अभी अभी इंडिपेंडेंट एजेंसी को अपॉइंट करेंगे, तो इंडिपेंडेंट एजेंसी पैसा भी तो लेगा, तो उसको हमको पैसा भी देना पड़ेगा। वो पैसा कौन सा, किधर का? लॉ में क्या बोलता है, उसको आप CSR खर्चा ही मान लो। इट कैन बी इंक्लूडेड इन योर CSR एक्सपेंडिचर ऑफ 2%, बट एक लिमिट दे रखी है। ऐसा नहीं कि उसको बाहर से लेकर आओ, उससे पैसा उसको दो 5 लाख, आप दिखाओ उसको 10 लाख, ऐसा नहीं। हमने एक लिमिट डाल दी, 2% ऑफ, मतलब जो भी आपका CSR एक्सपेंडिचर उसका जो फिगर है उसको हम कंसिडर करेंगे। पहले इतना देखते हैं एक बार। यहाँ पे एवरेज CSR ऑब्लिगेशन 10 करोड़ और मोर इन 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स, तो आपको करना पड़ेगा इम्पैक्ट असेसमेंट थ्रू इंडिपेंडेंट एजेंसी उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जिनके अंदर 1 करोड़ से ऊपर आपने खर्चा किया। तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको दिखाऊंगा अभी भी प्रैक्टिकली। कैस्ट्रॉल कंपनी क्या करता है? कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड, कैस्ट्रॉल कंपनी है यूके का, इंडिया में उसका 100% सब्सिडरी है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। अब वो क्या करता है, जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं उनको वो ट्रेन करता है कि तुमको इंजन कितना फ्रीक्वेंटली चेक कराना चाहिए, ऑयल कौन सा यूज करना चाहिए, कितना फ्रीक्वेंटली बदलना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देता है, उनको स्किल को एनहांस करता है। ये उनका एक प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट है सर गांव गांव में जाके लोगों को एजुकेट करना, ये उसका दूसरा प्रोजेक्ट है। तीसरा प्रोजेक्ट कुछ और XYZ। तो ये तीनों अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। अब वो वाला प्रोजेक्ट जिसके अंदर आपने खर्चा 1 करोड़ से ज्यादा करा है, उस पर ही हम ये लगा रहे हैं इम्पैक्ट असेसमेंट वाला। तो थ्रू इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स 1 करोड़ और मोर। सर कौन से वाले के अंदर? नहीं रट्टा मार सकते, इट हैज टू बी वेरी लॉजिकल मेरे हिसाब से। सर जिन प्रोजेक्ट को करे 1 साल से ज्यादा हो गया, उसमें तो आप इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकते हो ना। हाँ, स्कूल मैंने अभी बनाया और अभी जाके आके चेक कर कितने एडमिशन हुए। तो भाई थोड़ा टाइम तो जाने दे, लेट इट ब्रीद। 1 साल जब खत्म हो जाएगा स्कूल बने, तब आप देख सकते हो कि हाँ यार स्कूल में इतने बच्चे आ रहे हैं। तो जिन प्रोजेक्ट को 1 साल से ज्यादा हो गया, उसमें जाके आप इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे। मतलब रीसेंट वाले में नहीं करना है, 1 साल से ज्यादा, एकदम लॉजिकल। फिर हमने आपको बताया कि सर आपका जो एक्सपेंस हुआ, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ CSR एक्सपेंडिचर, चलेगा। लिमिट दे दिया हमने ऑब्वियसली, 2% ऑफ टोटल CSR एक्सपेंडिचर और 50 लाख विच एवर इज हायर, इतना आप क्लेम कर सकते हो उसको CSR एक्सपेंडिचर के ही अंदर, मतलब 2% का ही पार्ट आप उसको मान सकते हो। खत्म हो गया। ये पढ़ लो, ये मुझे अच्छा लगता है, दिमाग वाला लगता है। 10 करोड़, 1 करोड़, 1 साल से ज्यादा, सेंसिबल। फिटिंग हटा रहा, नीचे पेनल्टी था, उसके नीचे 136 आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आधा पेज, इसको पूरा एक ही मान लेते हैं, भली जगह फिर भी 1.5 ढाई, थोड़ा सा और 3 पेज रख लेते हैं। आपकी मॉड्यूल में आते हैं एक बार। लेट्स गो टुवर्ड्स 135। अब आएगा ये सर, पेज नंबर 9.42 आई गेस, 9.42। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20.5 पेज मॉड्यूल में, 3 पेज, सब कुछ कवर करा है। मुझे आपको शेड्यूल 7 दिखाना था बस, वो मैंने कवर नहीं करा बिकॉज वो याद नहीं करना है। मॉड्यूल में से खाली उतना पार्ट देख लेते हैं। शेड्यूल 7 पे जल्दी मिल जाएगा डिटेल में। एक सेकेंड,
उसमें 2-3 चीजें ऐड हुई हैं, जैसे मैं आपको एक अभी कोरोना वाला बताया, एक और रिसेंटली अभी ऐड हुआ, अभी अभी ऐड हुआ 2023 के एंड में, हर घर तिरंगा करके कैंपेन चालू हुआ था, उसको भी हमने ऐड कर दिया। एक और जो मुझे याद आ रहा है रिसेंट में ऐड हुआ, क्लीन गंगा वाला, उसको भी हमने ऐड कर दिया। ये सर शेड्यूल 7, आओ सर देखते हैं, ऐसे एक बार और भी लेते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। एक्टिविटीज विच मे बी इंक्लूडेड बाय कंपनीज इन द CSR पॉलिसी एक्टिविटीज। पहला, इरेडिकेटिंग हंगर, पोवर्टी, मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन से आपको याद आना चाहिए, आपने पढ़ा होना चाहिए 9th स्टैंडर्ड के अंदर, मारास्मस क्वाशियोरकर, हाँ सेंट्रल बोर्ड में था, इग्नोर। दूसरा, प्रमोटिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एनहांसिंग वोकेशनल स्किल्स, जो मैं बोला था ट्रेनिंग देने का। फिर प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans, old age homes. Fourth, ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, protection of national heritage, मैं एग्जाम्पल देता आज का, protection of national heritage, measures for the benefit of armed forces veterans, जो भी है नीचे, training to promote rural sports, nationally recognized sports, Paralympic जो स्पेशली एबल्ड के लिए होता है, एंड ओलंपिक्स। फिर जो हमने डिस्कस किया, कंट्रीब्यूशन टू पीएम नेशनल रिलीफ फंड। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स, जो स्टार्टअप्स होते हैं बेसिकली, incubators or research and development projects in the field of science technology, contribution to public funded universities, IITs YITs जो भी है, slum area redevelopment, disaster management, so on so forth। दो और ऐड हुए हैं, ये लिस्ट पुरानी है, जो भी आपको मोटा मोटी एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, रीड कर लो एक बार, याद नहीं करना ऑब्वियसली, एक बार रीड करवा होना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली नवंबर 23 के अंदर आया था क्वेश्चन नंबर 1 का ए, एक बार रीड करवाना चाहिए आपका। वेटिंग, अरे जनरल ऑफर, ए फाउंडेशन, जनरल ऑफर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यूनिट नंबर 1, पेज नंबर 6, टाइप्स ऑफ ऑफर, उसमें पहला जनरल ऑफर, फिर स्पेसिफिक था, फिर क्रॉस था, फिर काउंटर था, फिर स्टैंडिंग था, वो है ये। डन। तो ऐसा मान के चल रहे हैं आपको 135 आ चुका है पूरा का पूरा, तो मैं क्वेश्चन पे जाऊं एक बार, रिवाइज तो कर लिया ना, 2-3 बार कर लिया, अभी और कितना करने का। तो देख दीदी अभी बोल के देगी पूरा 135 आपको। हाँ बहन श्रोजा, विदाउट ग्लिनिस, जो भी हमने पढ़ा चीता भी आपको याद है, जो याद नहीं है मैं बोल दूंगा, बस शुरू करिए। जिनके अंदर एवरी कंपनी जो सीएसआर कमेटी बनाती है, वो कौन बनाती है, एप्लीकेबल टू मोर देन इक्वल टू 5 करोड़ और मोर टर्नओवर और मोर, नेटवर्थ म्हणजे क्या क्या, पेड अप शेयर कैपिटल, तो सब आ गया। हाँ पेड अप शेयर कैपिटल, आधा आधा क्यों बोल रही है बे, सब सारे पॉइंट आधे आधे बोल रही है, हट फुट। पिंकी बोलेगा ए, हाँ बोलेगा, शुरू कर जी। 5 करोड़ या उससे ज्यादा,
ठीक है, वो कंपनी सीएसआर कमेटी भी बनाएगा, तो सीएसआर करने के लिए कौन नहीं बनाएगा? 50 लाख या उससे कम अगर सीएसआर एक्सपेंडिचर है तो नहीं बनाएगा। बेवड़े, आगे बोल। खर्चा कितना करेंगे? चल मैं पॉइंट में बोलता हूँ, बस खर्चा कितना करेंगे? 2% ऑफ वॉट? का एवरेज। ऊपर जो आपने बात करी नेट प्रॉफिट और नीचे जो आप बात करो नेट प्रॉफिट, ये आफ्टर टैक्स है बिफोर टैक्स? बिफोर टैक्स। खत्म बात, फुल स्टॉप, जहां भी है सब जगह बिफोर टैक्स। आगे बात करते हैं, किसको हम सीएसआर नहीं बोलेंगे? वेरी गुड। चल एक मैं बोलता हूँ, इंडिया के बाहर करते हैं, एक तू बोल। रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। 2.2 है। अडानी वाला एग्जांपल याद कर, एग्जांपल से याद आएगा, मैं पागल थोड़ी एग्जांपल दे रहा हूँ बेवड़े की जैसे। एग्जांपल से याद आना चाहिए। एग्जांपल अडानी वाला कौन सा था ना? दूसरा एग्जांपल, आईटीसी वाला कौन सा एग्जांपल था? नहीं, तीसरा टाटा वाला कौन सा एग्जांपल था? बेवड़े हर एक के अंदर एग्जांपल दिए मैंने। अरे एक तो बोल, आयोडेक्स तो बोल। दो उसने बोले, तीसरा तू बोल। अडानी वाला एग्जांपल या टाटा वाला एग्जांपल या आईटीसी वाला एग्जांपल? आईटीसी तो याद होगा ना, देखो तू करता है वो सब तो तू। अधिक याद आया, याद आया। आप मना कर रहे हैं साले। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला प्रोडक्ट आपका, ठीक है, वो आईटीसी वाला एग्जांपल था। बिना पची स्पॉन्सर, वन ऑफ इवेंट स्पॉन्सर किया आपने तो वन ऑफ। चार, दो और बचे। आईटीसी वाला तो इजी है ना तेरे लिए? हाँ, दी तो बोल दे। हाँ, बेनिफिटिंग एक्सक्लूसिविटी टू द एम्प्लॉइज। और कोई पॉइंट बचा क्या? लास्ट वाला, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, ठीक है। अब इनकी वापस तेरे पास आ गए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा पॉइंट करते हैं, कोई पेनल्टी वेंटी वाले पॉइंट नहीं करने। मुझे अनस्पेंड सीएसआर वाला बता दे, क्या था पूरा वो चार्ट वार्ट के अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, इन दो को मिक्स कर दिया। अभी भी इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं बोला आपने, शॉर्ट में बोल दिया बहुत ज्यादा, पूरा बोलिए सर। अनस्पेंड अमाउंट है तो पहले अनस्पेंड अकाउंट खुलना पड़ेगा स्केड्यूल बैंक के अंदर। स्टिल इनकम्प्लीट। दीदी क्या नहीं बोला वो बाजू वाली? कौन सा पॉइंट नहीं बोला उसने? ठीक है, वो तो उसने बोला। मैं बोला जो अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट ने बनाया, उसमें पैसा कब ट्रांसफर करेंगे, कितने दिन में करेंगे? 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कितने साल में खर्चा करने का उसका? 3 years में नहीं करा तो? देख, रट्टा मारने तो आसान करते हैं, चल रट्टा मारने तो आसान करते हैं। मैं लॉजिकली पढ़ा रहा हूँ, पर आपको रट्टा मारने तो रट्टा मार लेते चल। जब भी ऑन गोइंग है सब जगह 30 है, ऑन गोइंग नहीं है वहां पे 6 months है। रट्टा मार लिया बस। हाँ, आगे बोल। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो क्या? सब ठीक है दीदी लाइफ में? आयोडेक शेयर किया तूने दीदी के साथ? एक ड्रैग, वन ड्रैग एंड पास। वीड में करते ना ऐसा, वन ड्रैग एंड पास। हाँ, सब सीधे बच्चे हैं, नाइस नाइस। कौन छुप के बैठा हुआ है? ओए, छुप के क्यों बैठा हुआ है तू? आगे वाले भैया। हाँ, स्टार्ट याद है कि नहीं? बोल। ऑन गोइंग से चलेगा।
जिस साल आप खर्चा नहीं कर पाए। जी, सक्सीड ईएमएक्स खर्चा करना नहीं करा तो कितने दिन में? 30 डेज कहां से? एंड ऑफ 3 ईयर से। वेरी गुड। और अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है और हमने सीएसआर का खर्चा नहीं करा तो जब वो खर्चा करना था वो साल खत्म हुआ 6 मंथ्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, इंपैक्ट असेसमेंट। आगे वाले के ऊपर जाते हैं। हाँ बहन, कल आपने आंसर नहीं, कल वहां बैठी थी तो लास्ट बेंच पे। हाँ, आज यहाँ पे आ गई। शुरू करिए। इंपैक्ट असेसमेंट वाला पॉइंट ब्लैक कलर से लिखा था लास्ट पेज पे, सेंटर ऑफ द पेज पे। शुरू करिए। इंपैक्ट असेसमेंट कब लगता है? पिछले 3 साल का एवरेज सीएसआर का खर्चा मेरा 10 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो मुझे इंपैक्ट असेसमेंट लगता है। वेरी गुड। किसको अपॉइंट करेंगे? एजेंसी। वो आके कौन से वाले प्रोजेक्ट का इंपैक्ट असेसमेंट करेगी? वेरी गुड। और लास्ट पॉइंट और बचा उसके अंदर। अच्छा, वो जो खर्चा किया आपने एजेंसी को पैसा देने के लिए, वो सीएसआर का पार्ट होगा कि नहीं होगा? ये क्या आंसर है? होगा। दोनों ही बोल दिया तूने, पागल लड़की। आगे दीदी, सीएसआर कमेटी में कौन होता है? इसमें से कम एक तो विदाउट सच डायरेक्टर। दो नहीं है विदाउट सच डायरेक्टर, मैंने उसको दो लिखा हुआ है विदाउट सच डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी तो दो से ज्यादा, एंड फॉरेन कंपनी जिसमें से एक भारतीय होगा। ठीक है। हाँ सर, लास्ट बेंच, रॉयल एनफील्ड आई गेस। हाँ, मुझे बताओ, जो हम सीएसआर के लिए कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट, उसमें कोई दो चीजें तो जो नहीं आएंगी। कौन सी दो चीजें नहीं आएंगी? टाटा एंड रिलायंस एग्जाम्पल, इनके सबको याद नहीं आ रहा तो। वेरी गुड। रीजन? डबल सीएसआर हो जाएगा इसलिए। एक और पॉइंट। फॉरेन ऑपरेशन वाला, जो मैं इंडिया के बाहर कमा रहा हूँ, मैं इंडिया में क्यों करूंगा? सब सब लॉजिकल यार, एक भी चीज रट्टा मारने की है ही नहीं मेरे हिसाब से तो। देख तो एक बार कुछ बचा कि नहीं बचा। सीएसआर कमेटी हमने डिस्कस करा, कॉन्स्टिट्यूट वाला सीएसआर एक्सपेंडिचर हमने डिस्कस करा, नेट प्रॉफिट नहीं डिस्कस किया, एडमिन में डिस्कस नहीं किया था। सीएसआर क्या नहीं होगा? ड्यूटीज ऑफ सीएसआर नहीं करा। एमआरएफ। हाँ भैया शुरू कर। एमआरएफ, ये तूने कल भी ब्लैक कपड़े पहने थे बे। हाँ, एमआरएफ क्या है? कितना खर्चा करने का है? कहाँ खर्चा? वेरी गुड। उसको देखने का। अब इंग्लिश में बोल। इंग्लिश 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 में पहले एफ बोलेंगे, फॉर्मुलेट सीएसआर पॉलिसी, रेकमेंड एक्सपेंडिचर टू बी डन, एंड लास्ट में मॉनिटरिंग। ठीक है। कंपोजिशन डिस्कस किया, अनस्पेंड डिस्कस किया, एक्सेस सरप्लस का डिस्कस किया। ये तो दिमाग वाला पॉइंट था, यही बाकी सब सबको आता है, इंडिया में सब कर कराएंगे। ये नहीं आता लोगों को, हम इसकी बात करते हैं। हाँ पिंकी, इंशाल्लाह। पहले दोनों में डिफरेंस क्या है मुझे बता। एक्सेस एटले शू, सरप्लस एटले शू? दैट इज एक्सेस है सरप्लस। वेरी गुड। उसको सेट ऑफ कर सकते कि नहीं कर सकते? कितने साल में? 3 इमीजिएट या कोई भी 3? इमीजिएट 3। सरप्लस पे आते हैं। वेरी गुड। उसको सेट ऑफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसको क्या करना पड़ेगा?
मतलब उसी चीज के लिए अंदर उसको अपन खर्च कर देंगे, ठीक है। ये तो थियोरेटिकल हो गया, सीएस एक्टिविटी, सीएस प्रोजेक्ट, ठीक है। इम्पैक्ट असेसमेंट काम का था, डन सर। हम एक दो क्वेश्चन देख देते हैं हमके, एक वर्बली और एक रिटन। पहले वर्बली वाला कर लेते हैं। ये फाइल्स, ये आपका इंटर, इंटर के अंदर फाउंडेशन में देखा होगा, जो मुझसे पढ़े उसने, ऐसा बैंक करके फोल्डर, वो बैंक करके फोल्डर के अंदर आई कैन सी आपको जो क्यूएनए दिया है वो तो बहुत अच्छा है, पर थोड़ा कॉम्पैक्ट है, ज्यादा कॉम्पैक्ट है। पास पेपर्स नवंबर 18 से लेके अभी जो एग्जाम गया वहां तक, आरटीपी रिसेंट वाली, एंड मॉडल टेस्ट पेपर्स, इतना है अपने पास करने के लिए। हम फिलहाल बात करें पास पेपर्स की सिर्फ, एज ऑफ नाउ मई 23, नवंबर 23, ये दो ओपन करते जो मुझे अभी याद आ रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, आई थिंक 6 मार्क्स, शायद 6 मार्क्स, पूरे एक पेज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, मैं काम करता हूँ उसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ पहले, एक सेकेंड। चलना भी, गुड इनफ। ये अपन वर्बली करें बिकॉज ये टट्टी है। अच्छा, इसके बाद वाला है, वो लिख के करेंगे अपन। पेज पे तो शायद अभी भी नहीं दिखेगा, जूम करूंगा तो भी शायद नहीं दिखेगा। पीछे नहीं दिखेगा ना? पीछे भी दिख रहा है तो रीड कर लो, फिर अपन बात करते हैं 2 मिनट के बाद। अपनी स्पीड से रीड कर लो एक बार। सर मैं जूम कर देता हूँ, क्या हो गया, ठीक है ना? आप नीचे कर लेंगे, अच्छे से पढ़ो अपनी स्पीड से, आराम से, कोई घाई नहीं। बोला तो मैं नीचे करूंगा। खुद से करना, बात मत करना। आता तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, सिंपल। ये रहा रोल्ड। ओ बहनों, दोनों पागल लड़कियां, क्या बात कर रहे हैं? सॉल्व कर, दुनिया आगे निकल गई। बोला मैं स्क्रॉल करूंगा। ब्लैक क्या हुआ तेरे को, बोल मुझे, बोल। ग्रीन, ग्रीन क्या हुआ तेरे को? उसकी दीदी का नाम आया। भावना या मुस्कान या ईशा, लेट मी गेस, ईशा। वेटिंग, क्लास में तो नहीं है ना? क्लास में है? कहाँ, आसपास है या दूर है? छोड़ छोड़, पर्सनल लाइफ।
वेटिंग स्टिल 30 सेकेंड्स, आखिरी 30 सेकेंड्स, हम स्टार्ट कर देंगे। आई गेस हो जाना चाहिए, स्टार्ट करते हैं। हाँ जेके शाह दीदी शुरू करें। पढ़ा आपने? लगता है आपको ऐसा आता है, ऐसा लगता है आपको? लगता है, माशाल्लाह। ऊपर वाला बोल रहे हैं कि नीचे वाला बोल रहे हैं, कौन सा बोल रहे हैं? आराम से। एक एप्लीकेबिलिटी के ऊपर है और एक कमिटी के ऊपर है। आपको जो भी आंसर देना हो अपने हिसाब से आप दो, जल्दी से दो बस। तो जूमर करता हूं, आप तो आगे बैठे आपको दिख जाएगा। या फर्स्ट का या सेकंड का, जल्दी करना प्लीज। ऊपर का कुछ काम का नहीं है, आउट राइट इरेलीवेंट। एक चीज काम की है वहां पे, नहीं कुछ भी काम का नहीं है, सॉरी कुछ भी काम का नहीं है। हाँ बहन इंशाल्लाह। कौन सा, फर्स्ट का दे रहे हो सेकंड का दे रहे हो? फर्स्ट का दे रहे हो, फर्स्ट इज डिफिकल्ट, दीजिए फर्स्ट का आंसर दीजिए। ओके द आंसर इज राइट, टेल मी द कैलकुलेशंस। दीदी हमने एग्जाम्पल भी दिया था, मेरी मेमोरी के हिसाब से 2 करोड़ का असेट टू रिवॉल्यूशन रिजर्व। हमने कहा था कि वो हाइपोथेटिकल्स को कंसीडर नहीं करते हैं। तो 200 प्लस 200 400 प्लस 80 480 प्लस 50 530 माइनस 10 520। हाँ तो एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? होगा, कोई भी एक होना चाहिए, यहाँ पे हो रहा है। सेकंड, विवेक का आंसर ऑनलाइन, वो भी चेक कर लेता हूँ साथ साथ में। विवेक ऑनलाइन वाले भैया बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे पाजी। नेटवर्क 520 करोड़ एप्लीकेबल, ठीक है, आंसर भी राइट है उसका। सेकंड वाले पे आते हैं। हाँ भैया, हाँ ईशा दीदी वाले भैया, प्लीज आंसर मी अबाउट दी सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन। पढ़ ले जल्दी से, तो कहाँ दिक्कत है? सेकेंड हाफ के लिए इतना बहुत है, स्क्रीन। शुरू करें? तो मैं ईशा दीदी के पास जाऊं? नहीं जाऊं? ओके नहीं जाता। क्या हो सकता है? सॉरी, क्वेश्चन है डिसीजन करेक्ट है कि नहीं इन लोगों के साथ कमिटी बनाने का, दैट इज द क्वेश्चन। आंसर है तो हाँ हो सकता है, तो ना हो सकता है क्या होता है? अभी भी हो सकता है। ओके आंसर इज राइट, टेल मी व्हाई। तो कमेटी बना दी तो बराबर है। ईशा दीदी आप ही बता दो। सॉरी, इम्पैक्ट असेसमेंट? क्या बोल रही है? कौन सा माल? इम्पैक्ट असेसमेंट का क्वेश्चन ही कुछ और है। उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दीदी पागल हो गई है। हाँ बहन तू बोल, बाय। कम से कम यहाँ पे है कि नहीं है? कौन है? आंसर राइट है उसका।
परफेक्ट आंसर है। 3 होने चाहिए, 4 है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं, बिकॉज मतलब लिखना चाहिए था उसके यहाँ पे एबी सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड है प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा लिखना चाहिए था, बट ठीक है नहीं लिखा तो अपन नॉर्मल वाला केस अज्यूम कर रहे हैं। क्या 3 होने चाहिए, 3 में से कम एक आईडी होना चाहिए। यहाँ पे हमारे कंपोजिशन के अंदर ये जो भावना दीदी जो आईडी है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कम से कम 3 भी है और एक आईडी भी है, मतलब चलेगा। ऊपर क्योंकि 500 से ऊपर नेटवर्थ है, चलेगा। तो दोनों कंटेंशन बेसिकली सही है, प्रवीण का और जिसका भी। आंसर देखते हैं। लैंग्वेज देख लो बिकॉज अगला आपको ही करना है। करेक्टनेस ऑफ कंटेंशन एंड रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस। पहले प्रोविजन लिखा हमने कि सीएसआर किसको एप्लीकेबल है। नीचे 50 लाख जरूरत नहीं है, मतलब लिख सकते बट कोई हिट नहीं कराना क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट, नॉट रिक्वायर्ड। सेकेंड हाफ वेटिंग, अपनी स्पीड से रीड कर लो एक बार। 30 सेकंड वेट करता है, 40 सेकंड वेट करता है। डन, आओ सर आगे बढ़ते हैं। मैं इसको एक बार चार्जिंग में रख देता हूँ, बीच में बंद हो जाएगा। उसके पहले जो लोग मुझसे नहीं पढ़े हुए, आपका बेसिकली पेपर होगा एमसीक्यू एमसीक्यू सब मिला के, ग्रॉस बोल रहा हूँ। 100 मार्क्स should बेसिकली मीन 180 मिनट्स आपके लिए, 3 घंटे। एंड दिस इज नेट कि 15 मिनट में काउंट नहीं कर रहा हूँ। एक मार्क के लिए आपके पास 1.8 मिनट्स होगा। हम जो क्वेश्चन करें आई गेस इट इज 7 मार्क्स या 4 मार्क्स, पता नहीं। नहीं अभी वाला नहीं, अभी जो करेंगे वो बड़ा वाला 6 मार्क्स। देख मैं करवा ना 2 पेज का क्वेश्चन, ये देख यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगला पूरा पेज जा रहा है। सिक्स मार्क्स है, 4 नहीं, नॉट 6 मार्क्स है। हाँ वापस यहाँ पे। तो बेसिकली अगर मेरे आंखों के सामने एक क्वेश्चन दिखता है मुझे विच इज वर्थ 6 मार्क्स, तो आपको उसके लिए एवरेज मिलेगा 1.6 इंटू 1.8 कितना आता है? 11 देता है, 11, 10.8 छोड़ 11। 11 मिनट्स हो जाना चाहिए आपका, तो 11:30 रख ले लास्ट, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। ग्यारह मिनट 30 सेकंड में पूरा हो जाना चाहिए। माई प्रॉब्लम इज मैं आपके सामने क्वेश्चन ओपन कैसे करूं भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन है वो। नहीं आंसर भी देख लेंगे, अटेम्प्ट बताएंगे पागल। रुक इसको ड्यूअल पेज पे ट्राई करता हूँ एक बार, दिमाग लगाने दे मुझे 1 मिनट, 1 सेकेंड। इससे फर्क पड़ेगा, मैं देख रहा हूँ एक बार सिर्फ। नहीं यार दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा। बार बार थोड़ी करेंगे, सबका स्पीड अलग अलग होगा ना। वर्ड फाइल में कॉपी कर लेता हूं, फोटो ले सकते हैं, ठीक है वर्क्स, फोटो ले लो वही बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से।
सब अपनी स्पीड में कर पाएंगे। फोटो देखना फिर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तुमको तो पागल दिखेगा ना यहाँ से। अयो ये प्रॉब्लम है कि ये नीचे कॉपी भी नहीं होगा, जगह ही नहीं उतना। फोटो ले लो अलग अलग, ठीक है, बेस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट फोटोज। सेकंड लेते हैं। डन। एक मिनट, चालू नहीं करे लिखना, मैं लिखूं क्या? ले कागज में भी लिखता है। एक आवाज आ रहा है, वो बोले उनको नहीं आ रहा। हेलो 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 हेलो, अभी आया। हाँ स्टार्ट कर रहे हैं, बस बस दीदी बस, ये तो क्या खा, वो जेकेशा क्या कर रही है तो लाइफ में, तेरा है वो पैकेट, अंदर रख उसको। वो सींग खा रहा है, तू चकना खा रही है, पूरा माहौल बना हुआ है, बस बाटला नहीं है, पूरा सब रेडी है। वन 135 डन। सबसे बड़ा सेक्शन यही था, सबसे इंपॉर्टेंट भी यही था। 130 तक है ना लेक्चर अपना, कब तक है? आराम से एक दो सेक्शन और हो जाएंगे, तो एक और क्वेश्चन लिख के कर सकते हैं बाद में। काम वाला कर लेते पहले। 137, अब काम कम टाइम में काम कर लेते हैं। 137 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुका है, 2-3 बार एमसीक्यू में भी आता है इस क्वेश्चन। जो बेसिकली बात करता है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनका सबमिशन आरओसी को। ये देख, कॉपी ऑफ एफएस टू बी फाइल्ड विद आरओसी, फॉर्म नंबर एओसी 4 नीचे, ये रहा। एओसी 4 भी अलग अलग है, इंडेस लगता है तो एओसी 4 इंडेस, नहीं लगता तो एओसी 4, ऐसे अलग अलग सब एओसी 4 है इन शॉर्ट। अब इसके अंदर बात करते हैं। 2 पार्ट बनाया हमने, इस आपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया सब कुछ बनाया, साइन वाइन हुआ, अप्रूव अप्रूव हुआ, सब कुछ हो गया, साइन वाइन सब कुछ हो गया, वो आपका उसको सबमिट करना है। और उसके लिए उसने पूरा एक चार्ट दे रखा है, मतलब मॉड्यूल में नहीं है, हम चार्ट, हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा। पहला, सर आपकी कंपनी का एजीएम हुआ, दूसरा आपकी कंपनी का 96 एजीएम हुआ कि एजीएम नहीं हुआ। इंशाल्लाह एजीएम हुआ। फर्दर 2 क्वेश्चन, सर उस एजीएम के अंदर जो ऑर्डिनरी बिजनेस में पहला वाला पॉइंट था एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स एफएस, वो हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले 2 चार्ट बने, एजीएम हुआ एजीएम नहीं हुआ। एजीएम हुआ तो उसके अंदर फर्दर 2 चार्ट बने, उस एजीएम जो हुआ उसके अंदर मेंबर्स ने वो बुआ एफएस अडॉप्ट करा कि नहीं करा, अगर करा तो क्या, नहीं करा तो क्या। सपोज करा की बात करते हैं, मतलब सब कुछ पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, एजीएम हुआ पॉजिटिव और उसके अंदर एफएस भी अडॉप्ट हो गया पॉजिटिव, दोनों अगर पॉजिटिव है तो लॉ में क्या बोलता है, आपका जो एजीएम खत्म हुआ वहां से 30 दिन के अंदर आरओसी को ये सबमिट कर देने का एफएस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव नेगेटिव, एजीएम हुआ पहला पॉजिटिव, फिर उसके अंदर नेगेटिव, पर सर मेंबर्स ने रिजेक्ट कर दिया एफएस के, इसमें गलत है, सब बराबर नहीं है, तो क्या करने का सर, आप आरओसी को सबमिट करोगे प्रोविजनल एफएस, प्रोविजनल की कोई फाइनल थोड़ी है, एडॉप्ट थोड़ी करा मेंबर्स ने तो फाइनल नहीं है, प्रोविजनल है। सर कब सबमिट करने का, जो एजीएम हुआ जिसके अंदर रिजेक्ट करा मेंबर्स ने, उस एजीएम से 30 दिन के अंदर। तो उसके बाद क्या होगा, एडजॉर्न एजीएम होगा, उसके अंदर वापस एडॉप्ट होगा, फिर वहां से 30 दिन के अंदर वापस। तो अब तक सब जगह 30-30-30 आया, एजीएम हुआ और एडॉप्ट करा 30 दिन के अंदर आरओसी को एजीएम से, एजीएम हुआ एडॉप्ट नहीं हुआ, तो जो एडॉप्ट नहीं हुआ वो वाला उस एजीएम से 30 दिन के अंदर, फिर आगे जाके एडॉप्ट होगा आने वाली एजीएम ईजीएम जो भी है उसमें एडॉप्ट होगा उस ईजीएम एजीएम जो भी है वहां से 30 दिन के अंदर। नेगेटिव में आते हैं, मां कसम सर एजीएम ही नहीं हुआ, 30 सितंबर चला गया और एजीएम ही नहीं हुआ, तो एडॉप्शन की तो बात ही नहीं। अब क्या करने का,
लास्ट डे जब एजीएम हो जानी चाहिए थी विच इज 30 सितंबर, वहां से 30 दिन सेशन खत्म हो गया। हर जगह 30 ही तो है। एजीएम हुआ, एजीएम नहीं हुआ, एजीएम हुआ उसमें अडॉप्ट हुआ, अडॉप्ट नहीं हुआ, अडॉप्ट हुआ तो उस एजीएम से 30 दिन के अंदर, अडॉप्ट नहीं हुआ तो प्रोविजनल 30 दिन के अंदर, फिर जब अडॉप्ट हुआ तो वापस 30 दिन के अंदर। एजीएम ही नहीं होता, जब एजीएम हो जाना चाहिए था 30 सितंबर, वहां से 30 दिन के अंदर खत्म। सो सिंपल इट इज। देखिए यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया उसको हमने, एजीएम हेल्ड, एजीएम नॉट हेल्ड। फाइल विद आरओसी विद इन 30 डेज। बाजू में एफएस नॉट सकते हो, फिर तो पेनल्टी है सर। मेरा वैसे भी याद नहीं करते। कंपनी के ऊपर 10,000 प्लस 100 पर डे, मैक्सिमम 2। कुछ भी मतलब, हाँ यूं ही कुछ भी करने का। तो अरे मुझे नहीं पता यार, ऑफलाइन आया करो, सिंपल सिंपल सा हिसाब किताब ऑफलाइन आने का। लिस्टेड कंपनी को एग्जांपल आपको टाटा उनका ही दिया, अडानी का ही दिया। बोलता है सर हर लिस्टेड कंपनी को, ऐसी कंपनी का पेड शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा, या ऐसी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा, या ऐसी की कंपनी जिसको इंडेस लगता है, उन सबको एक्सबीआरएल लगेगा। मैंडेटरी है, ऑप्शनली मैंडेटरी है। एफएस एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स इन एओसी 4, एक्सबीआरएल नाम उस एओसी 4 का। और आपको अगर एक बार ये लग गया प्रोविजन, आप
जब तक जिंदा हो तब तक लगेगा। मतलब सपोज मेरा पेड अप शेयर कैपिटल, नहीं तो नहीं, टर्नओवर लेते हैं, टर्नओवर इस साल हो गया 101 करोड़, 101 शगुन का, तो मुझे ये लग गया। अब भले अगले साल 99 भी हो जाए, ये लगता ही रहेगा, इट विल रिमेन फॉर एवर। एक बार लगा मतलब इट विल रिमेन फॉर एवर। एंड वेरी ऑब्वियस पॉइंट, नहीं लगेगा एनबीएफसी एचएफसी उनके खुद के स्पेसिफिक एक्टर्स के लिए। दिस इज एक्सबेरे वाला पार्ट एग्जाम में आ चुका है। नीचे तो 138 है, देख लो एक बार, एलिवेट अपनी स्पीड से। ये ऑनलाइन वाला अभी व्यवस्था नहीं आ रही कि तुम लोगों को, इतना दर्द है जीवन में। आयुषी नहीं आ रही, विनायक नहीं आ रही, तो बेवड़े ऑफलाइन आने का ना, फिर भारी बैठा है, रहने दे, भारी रहने दे उसको, अजीब लोग हैं यार। वेटिंग, थोड़ा सा नीचे, हो जाना चाहिए। एक और सेक्शन अपन स्नीक इन कर सकते हैं। वन 133 लास्ट फॉर द डे, मे बी, देखते हैं, 5 बजे का तो एक और कर लेंगे। सर क्या बोलते हैं 133 पूरे चैप्टर का सबसे छोटा सेक्शन इज व्हाट आई वुड से। हेलो, आया 133 तो क्या बोलता है सेक्शन, सेक्शन इतना सा बोलता है कि आपका जो आईसीएआई है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगा, फ्रेम करेगा और जाके सीजी को बताएगा। तो अगर सीजी को अच्छा लगेगा तो वो एएस नोटिफाई हो जाएगा। पहले ये सीन था, अब ऐसा नहीं है। 132 हमने पढ़ा नहीं अब तक, फोन चालू है अभी, वो भी पढ़ रहा है बेचारा। 132 हमने पढ़ा नहीं अब तक, विच इज एनएफआरए, नाम बता रहा हूँ, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एनएफआरए, जो हम स्टार्ट करेंगे कल, इंपॉर्टेंट है वो भी। अब पिक्चर में वो आ चुका है। सर पिक्चर में वो क्यों आ चुका है? पास्ट में हम लोग सीए बहुत बहुत बार पकड़े गए कांड करते हुए, फ्रॉड करते हुए। मतलब कोई भी कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड पकड़ा जाता है, टॉप मैनेजमेंट के साथ साथ सबसे पहले सीए का नाम ही आता है। मेड भी सबसे बड़ा सत्यम कांड, हाँ सत्यम कांड, और जीएसटी 2016-17 में आने के बाद तो हर एक के अंदर सीए का नाम आ ही जाता है सर। तो एक नई बॉडी बनाई गई है, रिसेंटली बनी है, बहुत टाइम नहीं हुआ उसको, एनएफआरए। वो एनएफआरए क्या करता है, सीए के काम के अंदर टांग अड़ाता है। तो पहले यहाँ पे एरो था सिर्फ इतना सा, आईसीआई जाएगा सीजी के पास, सीजी को अच्छा लगेगा और एएस बाहर आ जाएगा। अभी सीधा नहीं है, बीच में टांग अड़ाता है, देख नहीं मैं आएगा। तो आईसीआई आफ्टर कंसल्टेशन विद एनएफआरए वो बात सीधी तक जाएगी, पहले सीधी जाती थी, अभी सीधा नहीं जाता, अभी ऐसे होके जाता है। ठीक है, बीच में ये लोग घुस गए एनएफआरए वाले। उसके अंदर भी सीए होते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस वाले होते हैं, ठीक है, आईएएस वाईएएस ये सब लोग ही होते हैं उसके अंदर भी, बट वो एक बॉडी बीच में आ गई है आईसीए और सीजी के बीच में। बस इतना सही सेक्शन। देखिए एक बार मैं आता हूँ, शायद वेट करा यार बाहर।